गुड इवनिंग स्टूडेंट, मां करियर एकेडमी इंदौर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ रहे थे या रे ऑप्टिक्स टॉपिक को हमने चालू किया था, स्टार्ट किया था, उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम रिलेशन देखेंगे फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, है ना। इससे पहले हमने कॉन्केव मिरर के लिए ये डेरिवेशन देख लिया था। आज हम किसके लिए देखेंगे? कॉन्वेक्स मिरर के लिए, है ना। इसे एक तरीके से और पूछा जाता है जिसे हम बोलते हैं प्रूव दैट f इज इक्वल टू r बाय 2, है ना। जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होती है, ठीक है। तो आज देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो सबसे पहले मैं कॉन्वेक्स मिरर बना देता हूं। कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो कर्व्ड आउटवर्ड होती है ना। इसकी इनर साइड पे क्या कर दी जाती है? पॉलिश्ड कर दी जाती है। तो ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है और इसकी इनर सरफेस पर पॉलिश की जाती है और आउटर सरफेस जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। इस कॉन्वेक्स मिरर में सबसे पहले ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस में इस पॉइंट को बोला जाता है पोल, यहां पर होता है फोकस और ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अगर हम रूल्स की बात करें कि अगर कोई रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है, तो हम लोगों ने जब रे डायग्राम में रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन पढ़े थे तो हमने देखा था कि अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कॉन्केव में तो वो फोकस से होकर जाती है, लेकिन कॉन्वेक्स में वो अपीयर्स होती है कि अब वो फोकस से आ रही है ना। तो अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है तो वो फोकस पॉइंट जो होता है उससे आती हुई प्रतीत होती है, जिसे हम बोलते हैं अपीयर्स टू द फोकस। इस रेस को अगर मैं आगे की तरफ बढ़ाता हूं तो यहां पर कहीं पर ये रेस जो है वो इस पॉइंट पर मिलेगी। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस कहते हैं, ठीक है। कॉन्केव में जो फोकस होता है वो लेफ्ट साइड होता है और कॉन्वेक्स में जो फोकस होता है वो राइट साइड होता है। फिर सेकेंड रेस की अगर हम बात करें, सेकेंड रेस जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इंसिडेंट होती है और उसी डायरेक्शन में क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस रेस को अगर मैं आगे की तरफ बढ़ाता हूं, इंक्रीज करता हूं, तो ये जिस पॉइंट पर मिलेगी वो पॉइंट क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। अगर मैंने मान लिया इस पॉइंट को मैंने M नाम दे दिया तो ये पॉइंट क्या हो जाता है? M, ये P, और इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया? N नाम दिया। ये क्या होगा? ये प्रिंसिपल फोकस होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा जिसका पोल होगा, फोकस होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, है ना। तो हम लिखेंगे लेट MPN इज अ कॉन्वेक्स मिरर इन विच P इज अ पोल, F इज अ फोकस एंड C इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम लिखेंगे अ रेज parallel to principal axis and after deflection it goes to the focus। ये appears to focus, focus से आती हुई प्रतीत होगी। और एक रेज जो होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में इंसिडेंट होती है और उसी डायरेक्शन में क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस एंगल को सपोज करो मैं थीटा ले लेता हूं तो ये क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस और ये एंगल भी क्या होगा? थीटा, क्योंकि हम इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें तो सबसे पहले हम लगाते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। इस पॉइंट को चाहो तो हम N नाम दे सकते हैं, N मतलब नॉर्मल, और इस पॉइंट को मैं क्या नाम दे देता हूं? B नाम दे देता हूं। और ये वाली जो रेस है ना, इसको मैं अच्छे से बना देता हूं। ये कहां पर मिलेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। और ये वाली रेस कहां पर मिलेगी? फोकस पर, या अपीयर्स टू फोकस, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन से, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना,
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ए एम एन, तो यहां मैं लिख देता हूं ए एम और क्या है एन, ये एंगल किस एंगल के इक्वल होगा, इसके एन एम बी के। तो एंगल एन एम बी और कितना होगा, ये थीटा होगा, है ना। उसके बाद क्या है, अगर हम देखें तो ये वाला जो एंगल है ये एन बी एम, अगर ये थीटा है तो इसके जस्ट सामने ये जो एंगल बन रहा है वो भी कितना होगा, थीटा होगा, जिसे हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैं लिख सकता हूं एंगल एन एम बी एन एम बी इज इक्वल टू एंगल किसके इक्वल होगा, एफ एम सी के, या सी एम एफ भी ले सकते हैं, तो ये होगा सी एम एफ के, और ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। फिर अगर मैं बात करूं इस वाले एंगल की, तो ये भी क्या होगा, थीटा। क्यों थीटा होगा ये, क्योंकि ये ए एम जो लाइन है वो लाइन पीसी के क्या है, पैरेलल है, और जो लाइन सी एन है वो इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये वाला जो एंगल होगा जिसे हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहां मैं लिख सकता हूं ए एम एन, एंगल ए एम एन इज इक्वल टू एंगल, यहां से हम ले लेते हैं एम सी एफ, तो एंगल क्या हो जाएगा, एम सी एफ, ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो इतना हमने देख लिया कि ये एंगल अगर थीटा है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से ये भी थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो इसके जस्ट सामने वाला जिसे हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। यहां हम लिख देते हैं एन बी एम एन एम बी, इसके जस्ट अपोजिट क्या है, सी एम एफ, ये वाला एंगल सी एम एफ, ये भी थीटा है, इसे हम क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, और ये एंगल जो होगा ए एम एन इक्वल टू एम सी एफ इक्वल टू थीटा, ये कौन से एंगल है, इसे हम बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये दो एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। फिर अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ये वाला जो एंगल है ना, इसे हम क्या लिखेंगे, ये जो एंगल होगा इसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ये जो एंगल होता है इन दोनों एंगल के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये थीटा है और ये थीटा है, तो ये कितना होगा, 2 थीटा। ठीक है, ये कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, है ना। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये जो एंगल एम एफ पी है, ये इससे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, है ना। यहां से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, है ना, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, है ना। इस परपेंडिकुलर को मैंने नाम दे दिया डी, है ना, एम डी परपेंडिकुलर पीसी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हम इस पे ड्रॉ कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छे से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये लाइन हो गई, और इस यहां से ये जो पॉइंट है एम, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस परपेंडिकुलर को एम डी नाम दिया, है ना। तो अगर हम देखें तो ये जो एंगल है वो कितना है, 2 थीटा, है ना। तो इसको मैं लिख देता हूं 2 थीटा। ये एंगल कितना हो गया, 2 थीटा। ये कौन
इस प्रॉपर्टी से हुआ, एक्सटीरियर एंगल से, है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूं एम एफ डी एंगल एम एफ डी इज इक्वल टू, इन दोनों के सम के इक्वल होगा एम सी एफ और सी एम एफ के। तो किसके सम के इक्वल होगा, एंगल एम सी एफ प्लस एम सी एफ प्लस सी एम एफ, एंगल सी एम एफ। ये कितना हो जाएगा, एंगल एम एफ डी इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा। ये कितना हो जाएगा, एंगल एम एफ डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 थीटा। ठीक है, तो ये एंगल हमने कंसीडर कर लिए। अब हमको कुछ नहीं करना, टेन थीटा की प्रॉपर्टीज लगाना है, टेन थीटा और टेन टू थीटा की। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इस ट्राइंगल में लेता हूं, है ना, ट्राइंगल एम एम सी एफ में। ठीक है, तो इसमें लगाते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ट्राइंगल लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधे लिखो टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ किया आपने, एम डी अपॉन में बेस कितना है, डी सी, है ना। उसके बाद क्या है, इसमें लगाना, इस ट्राइंगल में एम एफ डी में, तो उसमें टेन टू थीटा लगेगा। तो टेन टू थीटा इज इक्वल टू एम डी, परपेंडिकुलर तो एम डी ही है, लेकिन ये जो बेस है वो कितना हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर एक कंडीशन लगाई जाती है कि थीटा और टू थीटा बहुत स्मॉल होते हैं, इसलिए हम टेन थीटा की जगह थीटा और टेन टू थीटा की जगह टू थीटा कंसिडर कर लेते हैं। और जो ये एपरेचर जो होता है, एपरेचर क्या होता है, डायमीटर ऑफ मिरर इन विच लाइट आर इंसिडेंट, ये लाइट आर रेज आर इंटर्स, वो डायमीटर जिसमें से, या मिरर की वो डायमीटर जिसमें लाइट क्या करती है या रेज क्या करती है, इंटर्स करती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो एपरेचर होता है वो वेरी स्मॉल होता है, ये जो डायमीटर यहाँ से यहाँ तक की जो डायमीटर होती है वो बहुत स्मॉल होती है। तो ये जो डी पॉइंट और पी पॉइंट जो होता है वो अप्रोक्सीमेट, या ये बोल सकते हैं कि हम इसको अप्रोक्सीमेट सेम ही मान लेते हैं, ये डिस्टेंस को क्या मानते हैं, मिनिमम मानते हैं। तो यहाँ दो कंसिडरेशन करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू, हम क्या ले लेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू, हमने ले लिया थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड टेन टू थीटा इज इक्वल टू क्या कंसिडर करेंगे, टू थीटा। और क्या कंसिडर करना है आपको, जो दो डिस्टेंस है, ये जो डी सी हमने लिया है उसको मैं क्या ले लेता हूं, पी सी, है ना। तो डी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी सी इज इक्वल टू पी सी। और एक और क्या करेंगे, जो आप डी एफ लिख रहे हो, डी एफ उसको मैं क्या लिख देता हूं, पी एफ। तो डी एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी एफ। ये दो कंसिडरेशन करना है। और आप लिख भी सकते हो कि इफ द रेज आर पेरेक्सियल, या आप ये लिख सकते हो फॉर अप्लाइंग पेरेक्सियल कंडीशन। पेरेक्सियल कंडीशन में ये जो थीटा होता है वो मिनिमम होता है, इस केस में हम टेन थीटा को थीटा कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि टेन अगर हम बात करें टेन की वैल्यू की बात करें तो 1045 की वैल्यू 1 होती है, मतलब बहुत ज्यादा टेन की थीटा की वैल्यू होगी तब टेन थीटा की वैल्यू बहुत कम होती है। उस केस में हम क्या करते हैं, टेन थीटा की जगह क्या कंसिडर कर लेते हैं, थीटा, और टेन टू थीटा की जगह क्या कंसिडर कर लेते हैं, टू थीटा। और एक और कंडीशन लगाते हैं, इफ द एपरेचर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल देन, ये जो पॉइंट है वो बहुत नियर होते हैं पी और डी, इसलिए हम डीसी की जगह पीसी लिख लेते हैं और डीएफ की जगह हम क्या लिख लेते हैं, पीएफ। बस हमको क्या करना है, अब इसकी वैल्यू पुट करना है यहाँ पर, है ना। अब वैल्यू पुट करना है तो यहां पर क्या है, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एम डी अपॉन में डीसी। अब डीसी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, पीसी, एंड टू थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, टू थीटा। चाहो तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसको इक्वेशन क्या नाम दे दो, फर्स्ट नाम दे दो, और सेकंड वाली कंसिडरेशन क्या करेंगे हम, टू थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, टू थीटा इज इक्वल टू एम डी अपॉन में पी, डीएफ की जगह हम क्या लिख लेंगे, पीएफ। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेकंड। अब क्या करना है आपको, थीटा की वैल्यू पुट करना है इक्वेशन सेकंड में, है ना। तो यहां लिख लो सब्स्टिट्यूटिंग या पुटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है किसमें पुट करेंगे, इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो पुट कर दो तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, क्या हो जाएगा 2, और थीटा की जगह हम क्या लिख लेंगे 2, थीटा की जगह हम लिखेंगे एमडी अपॉन में क्या हो जाएगा पीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एमडी अपॉन में क्या हो जाएगा पीएफ। एमडी से एमडी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो ये बचेगा 2 अपॉन पीसी इज इक्वल टू 1 अपॉन पीएफ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ साइन कन्वेंशन वाली कंडीशन लगाई जाती है ना, तो यहां लिख देते हैं अप्लाइंग साइन कन्वेंशन तो हम अप्लाई करते हैं। तो पीसी क्या होता है, पीसी होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और कॉन्वेक्स के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है पॉजिटिव। पीएफ क्या होता है फोकल लेंथ, और इसके लिए ये क्या होता है पॉजिटिव। ये आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे जब आपने क्या पढ़ा होगा साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन उसमें पढ़े जाते हैं। अब यहां पर वैल्यू पुट करना है तो ये हो जाएगा 2 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो एक तो ये कंडीशन भी पूछते हैं वो, ठीक है, ये वाली कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है ना। 2/r इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए वो ये भी पूछ सकते हैं, या फिर इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, r का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2f। एक कंडीशन ये बनती है। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, ये सेकंड रिलेशन है। और थर्ड हम देखें तो जो मेन रिलेशन है f इज इक्वल टू r/2, ये कौन सा रिलेशन है, ये थर्ड रिलेशन है। तो इन तीनों में से कुछ भी वो पूछ सकते हैं। तो हमने आज क्या देखा, कॉन्वेक्स मिरर में हमने रिलेशन देखा किस किस के बीच में, फोकल लेंथ के बीच में और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। ये आज हमारा डेरिवेशन था जो हमने कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखा है ना। सबसे पहले हमने क्या किया, प्रूव करना था f इक्वल टू r/2, जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होती है। तो हमने पहले प्रूफ किया कि इस एंगल को हमने सपोज किया थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर मैंने एक कंडीशन लगाई कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा होगा, बाय द कंडीशन ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, फिर मैंने प्रूफ किया कि ये जो AM है लाइन जो PC के क्या है पैरेलल है, और CN इसको क्या कर रही इंटरसेक्ट कर रही। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा होगा, किस कंडीशन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। फिर हमने देखा कि ये दोनों थीटा है तो ये जो इस साइड वाला एंगल है जिसे हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, वो किसी भी ट्राइंगल में के दो इंटीरियर एंगल के सम के क्या होता है इक्वल होता है। इसको मैंने 2 थीटा रख दिया। फिर हमने सिंपल सी कंडीशन लगाई tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan 2 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। फिर हमने दो कंसिडरेशन किए, कौन कौन से कंसिडरेशन किए, एक तो हमने पैरेक्सियल कंडीशन मान ली। पैरेक्सियल कंडीशन आप लिख सकते हो या सीधे लिख सकते हो, ये थीटा और 2 थीटा बहुत स्मॉल होते हैं, इसलिए tan थीटा की जगह थीटा और tan 2 थीटा की जगह थीटा कंसीडर करते हैं, और DC और P की जगह हम PC लिखते हैं। अब DC की जगह PC क्यों लिखा, क्योंकि ये जो एपरेचर होता है वो बहुत स्मॉल होता है। एपरेचर मतलब ये जो डायामीटर होती है वो बहुत स्मॉल होती है, तो ये जो पॉइंट D आता है वो नियर होता है पॉइंट P के। ठीक है, तो हम P और D के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको नेग्लिजिबल मान के इस DF को मैंने क्या इस DC को मैंने पहले क्या लिख दिया PC, और 2 थीटा के केस में DF को क्या लिख दिया PF। फिर हमने ये वैल्यू पुट करी, tan थीटा की जगह मैंने थीटा ले लिया MD/PC इक्वेशन फर्स्ट, tan 2 थीटा की जगह ले लिया 2 थीटा, MD/DF की जगह क्या ले लिया PF। फिर सब्स्टिट्यूट कर दी यहां से थीटा की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में, 2 थीटा की जगह MD/PC और इक्वल्स टू MD/PF। MD से MD कैंसिल आउट हो गया, 2 अपॉन PC इक्वल टू 1 अपॉन PF। फिर अगर ठीक है, हमने क्या किया, साइन कन्वेंशन अप्लाई किया फॉर कॉन्वेक्स मिरर। PC क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो पॉजिटिव होता है, और PF क्या होता है फोकल लेंथ, उसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ये रिलेशन यहाँ पर हमने ये जो वैल्यू पुट की
2/PC की जगह R इक्वल टू PF की जगह F। तो एक रिलेशन तो ये आता है 2/R इक्वल टू 1/F, या हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें R का वर्ग में तो R इक्वल टू 2F, एक सेकंड रिलेशन। और थर्ड रिलेशन आता है F इक्वल टू R/2, ये 2 इसके अपॉन में चला जाता है। तो आज हमने क्या देखा, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन देखा फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला डिराइव करेंगे फॉर कॉनकेव मिरर, और उसके बाद किस लिए करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, है ना। और इसी तरह हम इस रे ऑप्टिक्स को हम आगे बढ़ाते रहेंगे और डेरिवेशन करते रहेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, है ना। मां कैरियर एकेडमी इंदौर की तरफ से वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।